नमस्ते। आशा है सभी लोग कुशल से होंगे। आज हम पुनः प्रथम पत्र के कुछ की पॉइंट्स सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध पर इस वीडियो के माध्यम से कुछ बात करने जा रहे हैं। सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध, अगर इंग्लिश में इसको हम लोग देखते हैं तो यह ऑथोरिटी या पावर, डोमिनेंस या सुपरमेसी कर सकते हैं और रेसिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमारे सामने शिक्षा के संदर्भ में 4 दशाएं परिलक्षित होती हैं। पहली दशा प्राचीन भारत के समय में देखते हैं, जब सत्ता का स्वरूप राजतंत्रीय था और गांव में वर्ण, जाति आदि का वर्चस्व था। शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत होती थी, जहां अधिकतर सुविधा संपन्न वर्ग के बच्चे या फिर उच्च वर्ण के बच्चों का प्रवेश हुआ करता था। दूसरी दशा, जब आज़ादी के पहले की हम बात करते हैं तो हमारा देश ब्रिटेन का एक उपनिवेश था एवं रानी का शासन था। गांव में जमींदारों का वर्चस्व था और आम जनता का अंग्रेज़ों के पिट्ठू जमींदारों व अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का माहौल था। गांव के विद्यालय में ज़्यादातर जमींदार तथा सुविधा संपन्न वर्ग के लोगों का प्रवेश हुआ करता था। अब तीसरी दशा, हम आज़ादी के बाद 1950 की बात करते हैं तो 1950 की दशक में देश आज़ाद था एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। गांव में जमींदारों की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई, परंतु साहूकारों का वर्चस्व बढ़ा। आम जनता का जमींदारों साहूकारों के खिलाफ प्रतिरोध का दौर चला। गांव के विद्यालयों में सभी वर्गों के विद्यार्थियों की मौजूदगी प्रारंभ हुई। चौथी दशा, जब आज़ादी के बाद 50 के दशक के बाद वर्तमान स्थिति में हमारा देश समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप विकसित हो रहे देश के रूप में जब हम देख रहे हैं, तो गांव में पुराने वर्चस्व की समाप्ति वोट की क्षमता के अनुरूप विभिन्न वर्गों का वर्चस्व के रूप में परिवर्तित हुआ। सरकारी नीतियों व व्यवस्थाओं को लागू न करने वाले अधिकारियों व भ्रष्ट जनों के खिलाफ प्रतिरोध का दौर शुरू हुआ। गांव के विद्यालय में ज़्यादातर पिछड़े वर्ग एवं सुविधाविहीन परिवार के विद्यार्थियों की मौजूदगी होने लगी एवं विद्यालय में एक समावेशी वातावरण का विकास होने लगा। अगर इन चारों दशाओं में समाज में शिक्षाई संदर्भ में सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध को हमने देखा। सामान्यतः किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा संसाधनों पर कब्जा तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित करने का सामर्थ्य वर्चस्व है। जब कई सत्ता के केंद्र या शक्ति केंद्रों के बीच वर्चस्व का संघर्ष बढ़ जाता है, तब एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता पड़ती है जो सभी के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। इस हेतु जब किसी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ एक केंद्र पर अपनी शक्तियों को विसर्जित करती है अथवा एक सेंटर पर वो कंसंट्रेट करती है और अपनी शक्तियों को उस केंद्र द्वारा उपयोग किए जाने का अधिकार प्रदान कर देती है, तब वह शक्ति का केंद्र सत्ता या अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। सत्ता स्थापित होने से पहले वर्चस्ववादी ताकतों के बीच एक कन्फ्रंटेशन का माहौल होता है। बाद में सामंजस्य स्थापित करके वह एक सत्ता का निर्माण करते हैं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सिद्धांततः शक्ति वहाँ के नागरिक, परंतु इसका वास्तविक उपयोग सत्ता के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक सत्ता द्वारा इस शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए, वहाँ के नागरिकों के उत्थान के लिए, संसाधनों के समान और समुचित वितरण के लिए, वह सभी को सम्मानपूर्वक बेहतर जीवन जीने के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता का मुख्य कार्य होता है। परंतु जब सत्ता लोक कल्याण के काम से विमुख होकर वर्चस्ववादी ताकतों को पुष्ट व तुष्ट करने में लग जाती है, तब एक बड़े वर्ग तक मूलभूत संसाधनों की पहुंच उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं रह जाता है और ऐसे में सुविधाओं से वंचित समूह के अंदर प्रतिरोध, ऑब्स्ट्रक्शन जन्म लेता है। अर्थात देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालय के जो हमारे पास कंपोनेंट हैं, जिनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, और वर्चस्ववादी ताकत जब उसमें दखल डालता है तो हमारा एक बड़ा समूह सुविधा से वंचित हो जाता है।
और वंचित होने के फलस्वरूप उनमें प्रतिरोध जन्म लेता है। किसी भी समाज में वर्चस्ववादी ताकतें ही वंचित वर्ग में प्रतिरोध को जन्म देती है। का चरित्र जब लोक कल्याणकारी होता है तब प्रतिरोध की संभावनाएं बिल्कुल कम होती हैं, परंतु जब सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के समर्थन में लोकहित से विरत होने लगती है तब यह प्रतिरोध वर्चस्ववादी ताकतों के साथ साथ सत्ता के प्रति भी शुरू हो जाता है। सामान्यतया सत्ता या सरकार की प्रकृति वर्चस्व व प्रतिरोध के स्वरूप का निर्धारण करती है। सरकार यदि राजतंत्रीय है, लोकतांत्रिक है, तो इसका स्वरूप अलग अलग रूपों में होता है। एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में वर्चस्ववादी ताकतों के रूप में राज परिवार से जुड़े लोग ऊंचे घराने के प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, जबकि लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश कम है। लोकतंत्र में प्रतिरोध संविधान में वर्णित अधिकारों की वास्तविक प्राप्ति के लिए हो सकता है। विविध प्रकृति की सरकारों के अंतर्गत वर्चस्ववादी ताकतों का प्रतिरोधात्मक प्रवृत्तियों के संदर्भ में एक आपके द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह चिंतन एक बेहतर शिक्षाई वातावरण को संरचित करने तथा सिर्फ नीति के स्थान पर न्याय को महत्व देने वाली विद्यार्थियों के विकास की ज़मीन तैयार करने में सहायक होगी। तो इसको हम जितने भी सत्ता वर्चस्व प्रतिरोध से संदर्भ में जब हम अपने विद्यालय को भी देखा है, विद्यालय में जाकर देखा है, तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और एक संवेदनशील शिक्षक होने के नाते हमें देखना है कि वर्चस्ववादी ताकतों का प्रभाव एक शिक्षक के रूप में हम उसको कितना हद तक कम कर सकते हैं, बच्चों की जो संविधान सम्मत जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं उसको कितने दूर तक हम बच्चों को दिला सकते हैं, ये हमारी प्रमुख जिम्मेवारी होगी। और एक लोकतांत्रिक देश के शिक्षक होने के नाते हम में संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। धन्यवाद। फिर आगे हम समानता, सामाजिक न्याय और समावेशीकरण पर बात करेंगे। धन्यवाद।